वोट मांगे नहीं जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। 2024 लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर लड़ना है उसकी मैपिंग ठाकरे ने शुरू कर दी है। कौन सी 23 सीटों पर शिवसेना दावा ठोक रही है, अब वो भी सामने आ गया है। अगली सीट शेयरिंग की बैठक में उद्धव गुट इन 23 सीटों की लिस्ट गठबंधन के साथियों के सामने रखेगा। अगर प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी इंडी गठबंधन में शामिल होती है, तब शिवसेना यानी उद्धव गुट अकोला की सीट वीबीए के लिए छोड़ेगी। अगर पूर्व सांसद राजू शेट्टी इंडी गठबंधन में शामिल होते हैं तो उनके लिए हाथ कड़ंगले की सीट छोड़ने पर विचार हो सकता है। 2 जनवरी को ही राजू शेट्टी ने उद्धव ठाकरे से मातोश्री पर मुलाकात की थी। उधर वहीं संजय निरुपम मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। संजय निरुपम के बयानों से नाराज ठाकरे मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिन 23 सीटों पर उद्धव की शिवसेना ने दावा ठोका है वो सीटें हैं बुल्डाना, नासिक, यवतमाल, वाशिम, शिरडी, अकोला, रामटेक, हिंगोली, परभणी, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, धाराशिव, कोल्हापुर, हाथ कड़ंगले, दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, मुंबई पूर्व, ठाणे, पालघर, कल्याण, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और मावल। इन 23 सीटों पर उद्धव ठाकरे अपना दावा ठोक रहे हैं और उसकी खुलकर बयानबाजी मुंबई में हो भी रही है। हालांकि कांग्रेस और शिवसेना के बीच की जो तकरार है वो भी बयानों के जरिए साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दिनेश मौर्य मुंबई से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश, कौन सी 23 सीटें होंगी ये भी सामने आ गया है, लेकिन इन सीटों को लेकर उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस से बातचीत कब करेंगे, ये कब सामने आएगा? दिल्ली के जो नेता है, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के इस समय दिल्ली में, वो जैसे ही मुंबई लौटेंगे उसके बाद सीट बंटवारे की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठाकरे ने और पवार ने मिलकर रणनीति बनाई हुई है कि जब भी पहली बातचीत होगी तो वो अपना दावा पहले पेश करेंगे। साथ ही में एक और चीज़ प्रमुखता से ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे की बातचीत जब शुरू होगी तब जो सीटें 2019 में जिस दल ने जीती है, यानी शिवसेना ने 18 सीटें जीती है, शरद पवार की पार्टी ने 4 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 1 सीटें जीती थी, तो इनको मिला लिया जाए तो कुल 23 सीटें होती है। तो इन 23 सीटों को छोड़कर जो बची हुई 25 सीटें हैं, उन 25 सीटों पर पहले बातचीत होगी। जिस दल ने पिछले चुनाव में जो सीटें जीती थी वो उन्हीं को मिलेगी। ये प्रिंसिपल स्टैंड जो है ठाकरे की तरफ से लिया जा रहा है। दरअसल ठाकरे को यह एहसास है कि जिस तरह से उनकी पार्टी टूट गई है, शरद पवार को एहसास है कि जैसे उनकी पार्टी टूट गई है, तो कांग्रेस इस समय डोमिनेंट पोजीशन में है और कांग्रेस को अगर फ्री हैंड दिया गया अगर इस पूरे सीट शेयरिंग की बातचीत में, तब वो दबाव बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है मांगने की कोशिश कर सकते हैं। और इसीलिए पहले दिन से ठाकरे की तरफ से ये अग्रेसिव स्टैंड लिया जा रहा है ताकि कांग्रेस को दबाया जा सके। कांग्रेस की जो राज्य में फिलहाल स्थिति है उसे उन्हें आईना दिखाते हुए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 सीट जीती थी, इस समय उनके एक भी सांसद नहीं है। जो सांसद जीत कर आए थे, दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई थी, तो इस समय कांग्रेस का आंकड़ा महाराष्ट्र में सांसदों को लेकर 0। और इसीलिए शिवसेना जो है लगातार कह रही है कि पहले 25 सीटों पर बातचीत करेंगे, उसके बाद पिछले बार जिन्होंने जो सीटें जीती थी उस पर चर्चा की जाएगी। तो ये स्टैंड लेकर चल रहे हैं ठाकरे। साथ ही में शरद पवार की पार्टी जो है वो पीछे से ठाकरे को सपोर्ट करे। वहीं दूसरा एक और बड़ी जानकारी हमें सामने निकल कर आई कि आज की बैठक के पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता कुछ दिन पहले दिल्ली में गए थे। वहां पर जो उनकी बातचीत हुई, वहां पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने अपने दिल्ली आला कमान को कहा है कि इस समय महाराष्ट्र कांग्रेस को झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस ही इस समय गठबंधन में इकलौती ऐसी पार्टी जो एकजुट अब भी बनी हुई, जबकि शिवसेना टूट चुकी है, पवार टूट चुके हैं। उनकी पार्टी में जो पहले ताकत थी वो ताकत इस समय नहीं है। और इसीलिए और साथ ही में कांग्रेस के नेताओं ने, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा है कि ठाकरे का जो अग्रेसिव रुख है उसके लिए कहीं ना कहीं शरद पवार पीछे से बैकिंग दे रहे और उत्साह बढ़ा रहे हैं ठाकरे का कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड करे। तो ये एक मैसेज महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अपने दिल्ली आला कमान के लिए लेकर गए कि बातचीत जब शुरू होगी तब हमें फ्रंट फुट पर बातचीत करनी है, झुकना नहीं है। तो ये फिलहाल आज इस समय जब हम बात करें, बिल्कुल। और देखिए दिनेश, ये बयानों से भी समझा जा सकता है, चाहे संजय निरुपम का बयान हो, फिर उस पर संजय राउत का पलटवार हो, ये तो समझा जा सकता है कि तल्खियां तो हैं, कम से कम जो स्थानीय यूनिट है उसमें तो तल्खियां हैं। अब इसके बीच का रास्ता कैसे निकलेगा यही देखने वाली बात होगी। समीर जी, रास्ता निकलेगा कैसे? जैसा दिनेश बोल रहे हैं कि अगर बैक सपोर्ट पवार उद्धव ठाकरे को कर रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ा सकता है क्या सीट शेयरिंग को लेकर? निश्चित रूप से देखिए, महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में लंबे समय से चुनाव लड़ते रहे।
राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ये पहला लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है जिसके अंदर उद्धव ठाकरे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीटों के बंटवारे में सबसे बड़ी समस्या इन्हें आने वाली है। उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के अंदर 23 और 25 सीटों का अंडरस्टैंडिंग था। 23 सीटों पर शिवसेना लड़ती थी। शिवसेना का कहना है कि 23 सीटों पर हमारा ग्राउंड वर्क है, हमारे शाखा प्रमुख है, हम लंबे समय से लड़ते रहे, हमारे वहाँ कैंडिडेट है, हमारा वहाँ आधार मजबूत है, तो 23 सीटें हमें चाहिए। कांग्रेस का भी यही कहना है कि हम और राष्ट्रवादी कांग्रेस जब लड़ते थे तो हम 26 सीटों पर लड़ते थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस 22 सीटों पर लड़ती थी, तो हमारा भी 26 सीटों पर आधार है, राष्ट्रवादी का 22 सीटों पर आधार है। तो सीटों का बंटवारा होगा कैसे? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आज की परिस्थिति में तीनों दल जानते हैं कि उन्हें अगर महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटों में ज्यादा सीटें जीतना है तो आपस में मिलकर ही लड़ना होगा, तभी वह लोकसभा चुनाव में सीटें जीत सकते हैं। और उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले अक्टूबर के अंदर, तो यह गठबंधन लोकसभा विधानसभा चुनाव तक भी बनाकर रखना होगा। और महाराष्ट्र में अगर वो एकनाथ शिंदे सरकार और बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है तीनों की मजबूरी, तीनों को रास्ता निकालेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना 18 से 20 सीटों पर मान जाएगी, कांग्रेस भी 17-18 सीटों पर लड़ेगी और मुझे लगता है कि शरद पवार को 7 से 8 सीटें देंगे। लेकिन इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी को आप कितने शामिल करोगे? प्रकाश अंबेडकर को, उनका कहना है कि मुझे कम से कम 4 सीटें चाहिए। राजू शेट्टी की जो स्वाभिमान पक्ष है वो कह रहा है कि कम से कम 3 सीटें मुझे चाहिए। मुझे लग रहा है इसके अंदर एक तकलीफ जरूर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरकार ये लोग आपस में सीटों का बंटवारा कर लेंगे, क्योंकि तीनों जानते हैं कि अगर इन्होंने बंटवारा नहीं किया और आपस में मिलकर नहीं लड़े तो 48 में से 5 सीटें भी जीतना इनके लिए मुश्किल होगा। ऐसे में इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि इन्हें मिलकर लड़ना है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट चुकी है, उधर शरद पवार की बड़ी पार्टी अजित पवार ले चुके हैं। तो अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए मजबूरी है कि कांग्रेस को साथ में लेके चले। और कांग्रेस अभी जो टूटी नहीं है, लेकिन उसका भले ही एक सांसद रहे जो चंद्रपुर विदर्भ से चुने गए थे। ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है तीनों की मजबूरी है गठबंधन में बने रहना। आखिरकार ये गठबंधन कर लेंगे। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। शिवसेना भी जानती है कि 23 सीटें उन्हें मिलने वाली नहीं है। शिवसेना कहीं ना कहीं 20 और 20 सीटों में मानेगी, कांग्रेस 16-17 सीटों पे और बाकी सीटों पे राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और वंचित बहुजन आघाड़ी को सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। ये मजबूरी संगीत जी भारी पड़ेगी इस गठबंधन में बने रहने की, या ये तीनों पार्टियां अपना कोई अलग अलग रास्ता निकालेंगे? उद्धव ठाकरे एग्रेसिव हैं, बात करना चाहते हैं कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ना तो कोई समय दिया जा रहा, ना कोई बातचीत के संकेत दिए जा रहे। देखिए, यदि महाराष्ट्र का मामला बहुत पेचीदा है, और पेचीदा इस कारण से हो गया है क्योंकि 2 जो महत्वपूर्ण घटक दल हैं वो टूट गए हैं। शरद पवार की पार्टी टूट गई है और शिवसेना टूट गई है। अब जो दावा है कि 2019 के आधार पर सीटों का बंटवारा हो, कांग्रेस मानने के आज के दिन में वो तैयार नहीं है। और ये स्वाभाविक भी है कि कांग्रेस का जो शिवसेना का आधार है वो वर्टिकली स्प्लिट कर गया है। वही हालत शरद पवार की पार्टी का है। शरद पवार की पार्टी का जो एक मुख्य आधार था, वो उनके बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं वो आज के दिन में शरद पवार को छोड़ गए हैं। माँ और बेटी को छोड़ करके आज के दिन में उनके पास कोई बहुत बड़ा नेता उनके पार्टी का आज के दिन में महाराष्ट्र में नहीं है। तो दोनों के लिए अपनी पुरानी जो हैसियत थी, उनकी राजनीतिक हैसियत थी, उस आधार पर सीटों का मांग करना मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार होगी। और निश्चित तौर पर विधानसभा में चूंकि कांग्रेस पार्टी 4थे नंबर की पार्टी बन गई है, इसलिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार इन दोनों का ये दावा रहेगा कि कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक वजूद जो है वहाँ पर बहुत कम हो गया है। वो 4थे नंबर की पार्टी हो गई है, इसलिए उसको लोकसभा में उतना सीट लेने का हक नहीं है। तो ये मामला आपस में पेचीदा हो जाए। प्रकाश आंबेडकर की तरफ से एक फार्मूला आया था कि 10-10 सीटें जो है वो बांट लिया जाना चाहिए। वो अपने लिए भी 10 सीटें मांग रहे थे। हालांकि वो ये सही है कि उनके सूत्र बताते हैं कि वो 5-6 सीटों पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने जो फार्मूला बताया था कि इन पार्टियों को 10-10 सीटों पर आ जाना चाहिए, यानी कि 10 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़े, 10 सीट पर शिवसेना लड़े, 10 सीट पर शरद पवार की पार्टी लड़े और 10 सीट पर प्रकाश आंबेडकर की पार्टी लड़े। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए इनमें से कोई भी बड़ा 3 घटक दल जो है वो आज के दिन में तैयार होगा। तो कांग्रेस पार्टी के लिए या अन्य सभी घटक के लिए महाराष्ट्र का सीटों का समझौता जो है वो बहुत मुश्किल होगा। आपको मालूम है कि कुछ भी हो, उद्धव ठाकरे का जो हठ है वो मुझे नहीं लगता है कि जो है वो
जो 18 सीटें ये कह रहे हैं, यदि 18 सीटें उद्धव ठाकरे को दे दी जाती है तो कांग्रेस क्या कितने सीटों पर वहाँ पर लड़ेगी? क्या कांग्रेस 12 सीटों पर और 14 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह संभव हो पाएगा। बांट लें 15-15 सीटों का और बाकी 3 सीटें 4 सीटें किसी अन्य को दे दें, तो ऐसा ही गठबंधन जो है वो फाइनली निकल करके वहाँ से महाराष्ट्र के अंदर से आने वाला है। मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस पार्टी और उद्धव गुट दोनों ये चाहेंगे कि शरद पवार को कम सीटें दी जाएं, लेकिन क्या शरद पवार जैसे मंजे आदमी, राजनीति के वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, क्या इसके लिए वो महाराष्ट्र में तैयार होंगे? इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। इस समय जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा उतावली जो पार्टी है कि सीटों का समझौता जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, वो उद्धव ठाकरे हैं। और इसके कारण क्या है? इसके कारण क्या है? और शरद पवार के भी इसका कारण क्या है कि चूंकि इन दोनों पार्टियों में एक वर्टिकल स्प्लिट हुआ है, इनके लिए एक कैंडिडेट ढूंढना अपने आप में सबसे बड़ा मुश्किल काम है। कल जाकर के इनका कौन कैंडिडेट वहाँ से होगा, कहाँ से उनका फाइनेंस आएगा, वो चाहते हैं कि इसकी तैयारी अभी से पहले से शुरू कर दी जाए। कांग्रेस पार्टी, कई बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सेल्फ गोल करने में माहिर है। एकजुट होते हुए भी वो आपस में बिखरी हुई रहती है। हमने देखा राजस्थान के अंदर उसका वही हालात था, मध्य प्रदेश के अंदर हालात वही थे, और छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस एकजुट थी। बाहर से दिखने में एकजुट दिखती है, लेकिन अंदर के फैक्शंस इतने हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी फैक्शंस ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए हैं। आज के दिन में भी एकजुट होते हुए भी उनके फैक्शंस जो हैं एक दूसरे को शिकार करने में आज भी लगे हुए हैं। तो ये बड़ा महाराष्ट्र जो है सीटों का गठबंधन के हिसाब से मुझे लगता है कि सबसे कठिन दौर से गुजरने वाला है। ये जो उतावलापन आपने शब्द का इस्तेमाल किया है, ये उतावलापन आरती जी नजर क्यों आ रहा है? क्या उद्धव ठाकरे ये जान चुके हैं कि जिस हिंदुत्व को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर वो एग्रेसिवली आगे बढ़ते थे और उसी विचारधारा के दम पर वो अपनी पार्टी को सीटें जिताकर लाते थे, कहीं ना कहीं उससे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, कहीं ना कहीं उस छवि पर दाग लगा है, इसलिए वो जल्द से जल्द पहले सीट फाइनल कर लेना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए शिवसेना पे कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली जो रोल रहा है महाराष्ट्र में और जो दबदबा था शिवसेना का, उसमें एक बहुत बड़ा डेंट लगा जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी और एकनाथ शिंदे अलग हुए, गुट निकल के आया, इतना बड़ा गुट निकल के आया। तो कहीं ना कहीं वो, मुझे लगता है, इतना बर्डन हिस्ट्री में उनके कंधों पे आज की डेट में है। महाराष्ट्र के इनफैक्ट अगर आप आम लोगों से भी बात करें तो किसी को भी ये अच्छा नहीं लगा था कि जो उद्धव ठाकरे की जो गवर्नेंस थी, जो मॉडल था, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के साथ अपना हिस्टोरिकल अलायंस छोड़ के वो बाकी एनसीपी के साथ गए, और ये लोग भूले नहीं हैं। लोगों को अभी भी लगता है कि उद्धव ठाकरे ने गलती की, एक हिस्टोरिकल गलती की, और उसके ऊपर फिर शिवसेना इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकली वहाँ से। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ये प्रूव करना कि वो असली शिवसेना है महाराष्ट्र में, मुझे लगता है उनके लिए सबसे बड़ा टेस्ट, सबसे ज़्यादा बड़ा टेस्ट जो मैं मानूंगी कांग्रेस के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए नहीं है, एनसीपी के लिए नहीं है, शरद पवार के लिए नहीं है, उद्धव ठाकरे के लिए है कि ये प्रूव करना कि वो ही असली हकदार है शिवसेना के। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि मुझे लगता है आपके संवाददाता ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि कांग्रेस को लगता होगा इस वक्त कि इतना बड़ा सुनहरी मौका है कि शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, शरद पवार जो है अब उस फेज में है अपने जीवन के कि रिटायरमेंट ही मान लीजिए इसके बाद। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपना धावा बोले महाराष्ट्र में, जो उनकी एक कभी उस महाराष्ट्र में एक उनकी एक कंस्टिट्यूंसी थी, उसको वापस से रिगेन करने की। और मुझे लगता है वहाँ पे महाराष्ट्र में कांग्रेस अपनी ये अपना फॉरवर्ड फुट खेलेगा और ये कहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स पे बार्गेन करने की कोशिश करेगा और एनसीपी को धक्का पूरा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कांग्रेस को कहीं न कहीं ये भी याद होगा कि एनसीपी ने कभी उनके साथ बिट्रेयल किया और कांग्रेस से वो बाहर निकल के आए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही पेचीदा है महाराष्ट्र, लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट
उद्धव ठाकरे के मैं लिए। एक लाइन जोड़ देता हूं उसमें। देखिए, वो कहावत है ना कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पे फीट बैठती है। उद्धव ठाकरे इस बात को मानते हैं कि भले ही मेरी पार्टी टूट चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर शिवसैनिक आज ही मेरे साथ जुड़े हुए, और मैं आज महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ी हैसियत रखता हूं, भले ही मेरी पार्टी टूट गई हो। ये चुनाव में प्रूव होगा। तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि चुनाव में उन्हें बड़ा पक्ष मिले, जिससे चुनाव में प्रूव कर सके। और निश्चित रूप से जो आरती जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती है प्रूव करना कि असली शिवसैनिक वही है, बाला साहेब के शिवसैनिक उनके साथ जुड़े हुए, और आज भी महाराष्ट्र की जनता मातोश्री के प्रति वही सम्मान रखती है जो बाला साहेब को समय रखती थी। तो मुझे लग रहा है उद्धव ठाकरे को इस चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन करना होगा, और लगभग 17 से 17 सीटें जीतनी होगी, तभी वो बता पाएंगे कि एकनाथ शिंदे असली शिवसेना नहीं है। भले ही वो नाम लेके चले गए, विधायक सांसद लेके चले गए, आज भी महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे की शिवसेना को असली शिवसेना मानती है, और उन्हें प्रदर्शन करना है, इसलिए वो ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल प्रेशर में है और इसीलिए प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। संगीता रागी जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे कि राम मंदिर को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर जो अजीबोगरीब टिप्पणी की जा रही है जितेंद्र आवाड के बयान से, क्यों मचा है सियासी बवाल, इस पर आगे करेंगे चर्चा। आप देखते रहिए कहानी कुर्सी।